नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है साथियों, इसमें आज अपने कुछ एक अलग मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का मुद्दा एक विशेष जाति पर रहेगा और उससे संबंधित कुछ सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। मैं आपको जिस जाति के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो एक राजस्थान की ऐसी जाति है, एकमात्र ऐसी जाति कह सकते हो आप, जो राजस्थान के अंदर यदि उसको देखें तो ओबीसी की सूची में वो शामिल है, और यदि केंद्र में बात करें तो केंद्र में वो सामान्य यानी जनरल की सूची में आती है। दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार की कट ऑफ से जो भी इस जाति के अभ्यर्थी हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार की कट ऑफ से जो है फाइट करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की एक प्रमुख जाति राठ जाति। साथियों, आज का विषय रहेगा राठ जाति पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, राठ जाति जो है ये राजस्थान की मुस्लिम समाज की एक प्रमुख जाति है, और यदि इस राठ जाति की जनसंख्या की बात करें तो वैसे यदि ऑल ओवर भारत की बात करें तो इतनी अधिक जनसंख्या नहीं है, परंतु राजस्थान के अंदर इसकी जनसंख्या काफी है। खास तौर पर पश्चिमोत्तर भारत यानी सीमावर्ती भारत जो है, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, बीकानेर यानी जो पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर राठ समुदाय, राठ जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। आज हम राठ जाति के बारे में कुछ बातें करेंगे और इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं जो राठ जाति की पृष्ठभूमि क्या है, यानी इसके थोड़े से इतिहास को जान लेते हैं कि राठ जाति का कैसा इतिहास रहा है, किन किन कामों से इनका संबंध रहा है। तो राठ जाति जो है ये एक मुस्लिम समाज की जाति है, और जो मुस्लिम में सुन्नी मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम की एक जाति है राठ जाति, जो पुराने समय में ये एक जनजाति कहलाती थी। हालांकि अभी भी यदि हम विकिपीडिया पर देखते हैं तो राठ एक जनजाति शब्द लगा आता है राठ के आगे, लेकिन अब वर्तमान में स्वरूप बदल चुका है, इसी पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं राठ जाति की पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि यानी कि शुरुआत जो हुई है राठ जाति की, वो किस प्रकार थी, किस प्रकार का व्यवसाय था उनका। तो पृष्ठभूमि में देखते हैं साथियों, शुरुआत में राठ जाति जो है ये एक चरवाहा और खानाबदोश समूह हुआ करता था। खानाबदोश का अर्थ है कि ये जाति जो है वो स्थायी निवास नहीं हुआ करते थे इनके, ये गुमंतु जनजाति थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती थी और खानाबदोश जीवन व्यतीत करती थी। और ये एक चरवाहा समूह था। चरवाहा समूह का अर्थ है कि इनका मुख्य व्यवसाय था वो पशुओं को चराना था, यानी पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय कह सकते हैं। और पशुपालन में भी गाय और भेड़ों का जो प्रजनन है वो प्रजनन इनका मुख्य कार्य था, यानी गाय पालक और भेड़ पालक ये जाति थी, और इन्हीं से अपना ये जीवन यापन करते थे। इनकी आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पशुपालन ही हुआ करता था। खासतौर पर गाय, भेड़ और बकरियों को ये चराया करते थे। और इनका जो जीवन था वो एक प्रवासी प्रकार का जीवन था। प्रवासी का अर्थ है कि एक वर्ष में अगर हम इनके इतिहास को खंगाल कर देखते हैं तो आजादी से पूर्व की बात है कि ये वर्ष में लगभग 9 महीने तक प्रवासी रहा करते थे, क्योंकि इनके पास पशु होते थे, भेड़ बकरियां और गाय होते थे, और ये उनको चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि चारागाह की तलाशों में आगे से आगे घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। और एक वर्ष में लगभग 8 से 9 माह ये प्रवासी रहा करते थे, जो जिस भी मौसम के अनुसार ये अपने घरों पर वापस आ जाते थे, यानी कि इनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। उसके बाद बात करते हैं सन 1947 और 1950 के बीच की, यानी कि आज़ादी के बाद। यदि हम आज़ादी से पहले की बात करें कि राठ जाति है वो मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में निवास करती थी, तो ये जो है वो उस समय जो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब है, पंजाब क्षेत्र, पाकिस्तान में वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में, और राजस्थान के जो अभी वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में मुख्यतः ये बहुसंख्यक पाए जाते थे, सर्वाधिक संख्या में पाए जाते थे। और जैसे ही आज़ादी यानी विभाजन के बाद 1947 के बाद राठ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और जो भारत के अंदर राठ रहे वो पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों और राजस्थान के 3 जिलों के अंदर मुख्यतः पाए जाते हैं, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर, जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या जो राठों की है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर पाई जाती है, हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये तो इनकी जनसंख्या की बात हो गई। बात करते हैं 1950 की। 1950 में जो भूमि थी, भूमि पर इनका अधिकार नहीं हुआ करता था, यानी ये चारागाह अलग अलग जो चारागाह भूमियों की तलाश में आगे से आगे बढ़ते रहते थे और किसी भी भूमि पर इनका अधिकार नहीं हुआ करता था। 1950 में
1950 के बाद जब इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ, राजस्थान के पश्चिमी भाग से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के साथ ही राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटित कर दी, किसानों को भूमि आवंटित करना शुरू कर दी। और जब भूमि आवंटित करना शुरू की, तब इन जो चरवाहा समुदाय है, राठ समुदाय, इनके लिए समस्या खड़ी हो गई कि जो पहले ये अपने पशुओं को चराने के लिए अलग अलग स्थानों पर प्रवास करते थे, अब वो मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर के कारण भूमि लोगों की आवंटित हो चुकी थी। आवंटित होने के कारण इनकी चारागाह क्षेत्रों में कमी आने लगी। तो धीरे धीरे ये जब जैसे जैसे चारागाह क्षेत्र कम होते गए, ये अपने उस घुमाक्कड़ जीवन को त्यागते गए, यानी कि ये अपने उस पशुपालन व्यवसाय को त्यागते गए और धीरे धीरे कृषि कार्य में संलग्न हो गए। और वर्तमान का स्वरूप अगर देखें तो वर्तमान में ये पूर्णतः हम कृषि पर निर्भर नहीं कह सकते। आज भी ये एक बहुत बड़ा भाग, इस समाज का एक बहुत बड़ा भाग वो पशुपालन करता है, और बाकी जो है वो सामान्यतः कृषि कार्य में संलग्न है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे जो चरवाहा समुदाय है, ये उसके बाद धीरे धीरे कृषि समुदाय में तब्दील होने लग गया। उसके बाद देखते हैं कि अधिकांश जो, अगर इनकी जनसंख्या की बात करें शहरी और ग्रामीण के अनुसार देखें, तो राठ समुदाय अधिकतम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, बहुत ही कम है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी, यानी किस प्रकार ये इनका शुरुआत में व्यवसाय किस प्रकार का था और आजादी के बाद इनका कैसे स्वरूप बदला, कैसे ये कृषि कार्यों में संलग्न हुए। तो ये इनकी पृष्ठभूमि है। उसके बाद यदि इनकी संस्कृति की बात कर लें कि इनकी समाज की संस्कृति किस प्रकार की है, तो प्राचीन समय की बात कर रहा हूं मैं। प्राचीन समय में इनकी संस्कृति का एक हिस्सा हुआ करता था, बिरादरी पंचायत हुआ करती थी। बिरादरी पंचायत का अर्थ क्या है कि जैसे भी कुछ गांव हैं जो राठ समुदाय के गांव हुआ करते थे, इनमें जो बड़े बुजुर्ग होते थे, बड़े बुजुर्गों की एक पंचायत हुआ करती थी जिसको बिरादरी पंचायत कहा जाता था। उस बिरादरी पंचायत का कार्य था कि इस समाज के अंदर जो भी नियम कानून बने हैं, जो भी इनके नियम हैं, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी समूह इनके समाज के नियमों का उल्लंघन करता था या इनके समाज के जो मानदंड हैं उन मानदंडों का उल्लंघन करता था, तो उन बुजुर्गों द्वारा जो पंचायत, जो बिरादरी पंचायत कहलाती थी, उसके द्वारा उसको दंडित किया जाता था। यानी कि समाज के अंदर नियम कानूनों की पालना करवाना और समाज में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी बिरादरी पंचायत की हुआ करती थी, जिसमें कुछ बुजुर्ग हुआ करते थे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि इनके कुछ नियम थे, जैसे कि इन समुदाय के अंदर ही आप विवाह कर सकते हैं, इनके समाज के बाहर विवाह नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ नियम थे जिनको बिरादरी पंचायत जो थी वो पालन करवाती थी। तो इस प्रकार की इनकी संस्कृति है। और यदि हम वितरण क्षेत्र की बात करें, वर्तमान में इनका वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो भारत की यदि बात करें तो भारत में पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में ये निवास कर रहे हैं, और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर तथा बीकानेर जिले के अंदर इनका निवास स्थान है। और मुख्यतः राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इनका निवास स्थान है। हनुमानगढ़ जिले में मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो मुस्लिम जनसंख्या में जितनी भी जातियां हनुमानगढ़ जिले में निवास करती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा संख्या जो है वो राठ समुदाय की है। राठ समुदाय निवास करता है, और श्रीगंगानगर में भी बहुसंख्यक, मुस्लिमों में बहुसंख्यक राठ समुदाय है। तो ये इनका वितरण क्षेत्र हो गया। और यदि हम भारत से बाहर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर राठ समुदाय बहुतायत संख्या में निवास करते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान की पंजाब प्रांत तथा सिंध प्रांत में राठ समुदाय निवास करता है। ये इनका वितरण क्षेत्र की बात होगी। उसके बाद हम राठ समुदाय की स्थिति की बात कर लेते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। तो साथियों, जिस प्रकार आपको बताया कि इनका जो मुख्य काम वो पशुपालन हुआ करता था, आज भी वो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पशुपालन करते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफी अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति है। और यदि हम बात करें कि इनका व्यवसाय, तो ये परंपरागत व्यवसाय जो हैं वो पुराने समय से जिनके व्यवसाय चले आ रहे हैं, उन्हीं व्यवसायों को आगे बढ़ाते हुए लेते हुए जा रहे हैं। अन्य कोई भी नवाचार अपने व्यवसायों में ये नहीं ला रहे हैं, परंपरागत व्यवसाय चलते आ रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो इस समाज में सरकारी नौकरियों की में भागीदारी 0.001% है, यानी कहें तो न के बराबर है। पूरे के पूरे मुस्लिम धर्म के अंदर यदि बात करें राठ समुदाय की, तो सबसे कम सरकारी नौकरियों में प्रतिशत राठ समुदाय का है। यानी कि सामाजिक तौर पर पिछड़ापन दर्शाता है, आर्थिक तौर पर भी पिछड़ापन दर्शाता है, और तथा शैक्षिक तौर पर भी इस जाति में पिछड़ापन पाया जाता है। इसके कुछ कारण हैं, पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, उस कारणों पर भी आपको बताते हैं।
देखिए साथियों, शिक्षा में एक तो इस समाज के अंदर महिला शिक्षा का जो प्रतिशत है, आंकड़ों में यदि देखें तो महिला शिक्षा का प्रतिशत सबसे ज्यादा न्यून है, सबसे ज्यादा कम है। उसके अलावा यदि उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा में भी इस समाज में सबसे कम प्रतिशत है, यानी कि उच्च शिक्षा का भी अभाव है। और यदि बात करें सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरियों में भी राठ समुदाय की भागीदारी न के बराबर है। क्योंकि यदि आंकड़ों पर चलते हैं, आंकड़ों पर देखते हैं, तो आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम के अंदर कायम खानी जो समाज है उनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रहती है सरकारी नौकरियों में, और सबसे कम हिस्सेदारी रहती है राठ समुदाय की। और उसके कारण है शिक्षा का अभाव, महिला शिक्षा का अभाव तथा उच्च शिक्षा का अभाव। ये कारण है राठ समुदाय में सरकारी नौकरियों में भागीदारी ना होने के। उसके बाद इस पर सुधार के उपाय यदि हम बताएं कि क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं राठ समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, यदि हम सरकार के द्वारा बात करें या हमारे समाज में हम ऐसे क्या प्रयास करें कि राठ समुदाय के जो ये आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके, तो इसके लिए प्रयास हम पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये मांग रहती है राठ समुदाय की तरफ से कि वर्तमान में जिस प्रकार की इनकी स्थिति है वो अनुसूचित जनजाति, क्योंकि जो सरकार है वो आरक्षण देती है 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति। और आरक्षण व्यवस्था बनाई गई थी समाज के पिछड़े वर्गों को बराबर लाने के लिए। लेकिन अगर राठ समुदाय की बात करें तो राठ एक ऐसी जाति है जो राजस्थान के अंदर तो ओबीसी की श्रेणी में आती है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, और केंद्र के अंदर ये अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में नहीं है। केंद्र में आज भी जनरल यानी सामान्य कैटेगरी के अंदर ये हैं। और यदि इनकी स्थिति को देखें तो इनकी स्थिति सबसे कमजोर है, यानी कि इनको आरक्षण व्यवस्था का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता, ना तो केंद्र की नौकरी में इनको आरक्षण मिल पाता और राजस्थान में भी इनको आरक्षण का कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। तो सुधार की क्या उपाय हो सकते हैं? तो पहला उपाय तो आपको बताना चाहता हूं कि राठ समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी में डाला जाए, यानी एसटी श्रेणी में डाला जाए। तब तक डाला जाए जब तक इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती। सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरने के कुछ मापदंड तय करने होंगे साथियों। इन्हें आरक्षण, जो अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण है वो इन्हें प्राप्त होना चाहिए। तो इस कारण से ये शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा। और यदि सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी तभी ये अपना और अपने समाज का विकास कर सकते हैं और समाज की अन्य धाराओं के साथ मिलकर अपना और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे समाज के द्वारा क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो सबसे बड़ा प्रयास साथियों यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, महिला शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तथा सरकारी नौकरियों की तरफ रुख किया जाए। और उसके लिए सरकार को भी प्रयास करने जरूरी हैं। इस समाज को आगे लाने के लिए सरकार को चाहिए कि इनके लिए कुछ विशेष आरक्षण व्यवस्था की जाए। यदि विशेष आरक्षण व्यवस्था नहीं हो पाती तो इन्हें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाए, ताकि जो अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं और उन लाभों से वो अपना और अपने समाज का विकास कर रहे हैं, वही सारे लाभ राठ समुदाय के लोगों को भी मिल सकें और ये भी अपना उत्थान कर सकें, इन्हें भी अवसर प्राप्त हो सकें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने का। क्योंकि किसी भी समाज के सामाजिक या आर्थिक विकास का एकमात्र उपाय होता है शिक्षा के स्तर में सुधार। और शिक्षा के स्तर में सुधार तभी होगा जब आम जन भी प्रयास करेंगे तथा साथ में सरकार भी प्रयास करेगी। और सरकार को इनके लिए अनुसूचित जनजाति जैसी आरक्षण व्यवस्था करनी चाहिए या इन्हें अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल कर देना चाहिए, ताकि ये वहां पर उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके और ये भी अन्य समाज के लोगों की तरह सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और ये जाहिर सी बात है कि जैसे सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी तो स्वयं ही इनका आर्थिक और सामाजिक विकास सुधर जाएगा और जितने भी प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कमजोरी है, आर्थिक कमजोरी है, ये सब अपने आप दूर हो जाएगा और समाज में जागरूकता भी फैलेगी और एक सकारात्मक संदेश जाएगा। तो साथियों, ये अपने आज जो चर्चा की है ये राठ जाति के बारे में कुछ बातें की हैं। राठ जाति का क्या पृष्ठभूमि रही है और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है और जनसंख्या किस किस प्रकार इनकी जनसंख्या है, किन किन जिलों में जनसंख्या है, उसके बारे में आपको बताया। बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि एकमात्र ऐसी जनजाति है राठ जो राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर भेदभाव का सामना कर रही है। यानी राज्य राजस्थान के अंदर तो ये ओबीसी के अंदर हैं और केंद्र में ये जनरल के अंदर हैं। यानी कि इनको यदि किसी केंद्र सरकार की नौकरी की तैयारी करनी है तो इनको सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ को फाइट करना पड़ेगा और राजस्थान के अंदर यदि इनको कोई तैयारी करनी है तो ओबीसी की कट ऑफ को फाइट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में
इनका सामाजिक आर्थिक विकास पहले ही कम है और ऐसी स्थिति में ये और भी पीछे जा रही हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनके आरक्षण को लेकर कुछ ना कुछ विचार किया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर तथा बीकानेर क्षेत्रों में, और इतनी ज़्यादा जनसंख्या को देखते हुए इनके लिए, इनके हित में सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही रहेगा साथियों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।